हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले हम समझते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली कौन होती है। तो बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे एक हिंदू धर्म के सारे पूरे के पूरे परिवार मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें दादा दादी, ठीक है, बेटा बहू, उनके बच्चे सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली कहलाता है। और जब जॉइंट हिंदू फैमिली कोई बिजनेस करती है तो उस बिज़नेस को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस बात को और अच्छे से समझते हैं। इस फैमिली में मान लो एक फैमिली है, इसमें दादा है, दादी है, इसके 2 बेटे हैं, ये 2 बेटे, और ये इसकी बहू है। इस बेटे की शादी हो गई है इससे, और इनके 2 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू मान लो, इनके 2 बच्चे भी हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है कि इस पूरी फैमिली में जो एक सबसे हेड होगा, जो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट होगा, उम्रदार होगा, सबसे ज़्यादा उम्र वाला होगा, वो इस घर का मुखिया कहलाएगा। तो इस घर में सबसे ज़्यादा उम्र किसी होगी? दादा की होगी। ठीक है, तो जो दादा है इसको बोलेंगे कर्ता। ठीक है, इसको हम मुखिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों, दादा जो है सबसे बड़े हैं घर में, तो ये पूरे फैमिली के जो बिज़नेस होगी, जो इनका फैमिली बिजनेस होगा, यहाँ पे दादा कंट्रोल करेंगे, दादा मैनेजमेंट करेंगे, दादा संभालेंगे, जो भी लेना देना होगा सब दादा करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे दादा के हाथ में सब कुछ होगा। फिर उसके बाद ये जो बेटे, जो 2 बेटे हैं, बहू है, और इनकी मतलब ये इनके जो बच्चे हैं 2 चुन्नू मुन्नू, यानी कि इनके पोते हो गए। तो ये जो बच्चे हैं, तो ये भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते बिज़नेस को। ये दोनों भी बिज़नेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये भी कंट्रोल नहीं करेगा, ये भी नहीं कंट्रोल सब किसका होगा बिज़नेस पे? दादा का होगा, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएंगे को पार्टनर। क्या कहलाएंगे? को पार्टनर। ठीक है, तो को पार्टनर लिख देता हूँ यहाँ पे, को पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हैं ये सब को पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब एक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में सबका बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है, एक बात समझना, यहाँ पे इस बिज़नेस में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी पे सबका बराबर का हक होता है। जितने भी है सबका बराबर इक्वल हिस्सा होता है, चाहे वो उम्र में सबसे छोटा क्यों ना हो, चाहे वो उम्र में सबसे बड़ा क्यों ना हो। मतलब जो उम्र में बहुत छोटा है उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, और जो उम्र में सबसे बड़ा है उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। सबका इक्वल शेयर होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? तो इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया है तुम लोग को। ठीक है, और इस बिज़नेस के मेंबर कैसे बनते हैं? अगर कोई कहे कि मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक मेंबर बनना चाहता हूं, तो कैसे बन सकता हूं? तो बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर नहीं बना जा सकता, कोई बाहर का नहीं बन सकता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर सिर्फ वही बन सकता है जो इस फैमिली में बाय बर्थ जन्म ले। ठीक है, यानी कि इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बनने के लिए इस फैमिली में जन्म लेना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? जन्म लेना पड़ेगा, कोई बाहर का नहीं बन सकता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर इन्होंने किसी बच्चे को बाहर से अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, तो वो बच्चा भी इस फैमिली का मेंबर बन सकता है, को पार्टनर बन सकता है। यानी कि अडॉप्शन भी किया जा सकता है। गोद ले लेंगे किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाएगा, तो वो भी इस फैमिली का मेंबर बन जाएगा, वो भी को पार्टनर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो इस बिज़नेस में क्या है कि जो डिसीजन मेन जो दादा लेंगे, यानी कि जो करता है मुखिया लेंगे घर के, वो उस डिसीजन की सारी बातें इन सबको माननी पड़ेगी। ये लोग उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अपना हिस्सा मांग सकते हैं, बंटवारा कह सकते हैं कि हमारा हिस्सा दे के हमें अलग कर दो, बंटवारा कर दो। लेकिन इनके डिसीजन के खिलाफ ये लोग नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि जो कर्ता मुखिया है यही कर्ता धर्ता होता है, ये जो बोलेगा वही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग पे आते हैं कि जॉइंट इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा है कि मीनिंग है इट रेफर्स टू दैट बिजनेस, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे। इट रेफर्स टू दैट बिजनेस, ये वो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ए बिजनेस। इसमें लिखा है ऑल मेंबर्स, ऑल मतलब सारे के सारे मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली,
यानी कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके इसको कैरी करते हैं, चलाते हैं इस बिजनेस को। यानी कि फिर से ध्यान रखना, जॉइंट हिंदू फैमिली होनी चाहिए और ऑल मेंबर मिलके इसको चलाएंगे बिजनेस को अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता। और ये बिजनेस किसके कंट्रोल में रहेगा बच्चों? ये बिजनेस रहेगा कर्ता के कंट्रोल में, ठीक है। इस बिजनेस को कर्ता जो होगा वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसको कर्ता को मुखिया भी बोल सकते हैं, मैनेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ द फैमिली। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली चलाती है और सारे के सारे मेंबर होते हैं, इसमें सारे के सारे मेंबर भी होते हैं, वो भी चलाते हैं बिजनेस को। लेकिन जो कंट्रोल है, अल्टीमेट कंट्रोल है, वो कर्ता के पास होता है, मुखिया के पास होता है। सारे डिसीजन कर्ता और मुखिया ही लेता है। वो बात अलग है कि कर्ता जो है अपने परिवार के बाकी सदस्यों से उनकी राय ले सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन इसी का होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर दादा कोई काम करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दादा दादी से एक बार एडवाइस लें, दादा ऐसा हो सकता है कि बड़े बेटे से एक बार एडवाइस लें, ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन इन्हीं का मान्य होगा। अब बात करते हैं बच्चों आगे कि एक बात और बताता हूँ मैं, जो हम यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कोई एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे देश में कई सारे एक्ट होते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी एक्ट है, वो सब एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है, पर्सनल लॉ, ठीक है। कौन क्या अप्लाई हो रहा है? पर्सनल लॉ। अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है? तो बच्चों पर्सनल लॉ वो लॉ होता है जो किसी विशेष धर्म के लिए बनाया जाता है। जैसे मुसलमानों के लिए जो लॉ बना है वो मुस्लिम लॉ है, हिंदुओं के लिए जो पर्सनल लॉ है वो हिंदू लॉ है, ठीक है। इसी तरीके से ईसाइयों के लिए ईसाई का अपना लॉ है, सिख लॉ अलग है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हर एक धर्म का, हमारे इंडिया के अंदर हर एक धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ और हिंदू के लिए हिंदू लॉ, तो यहाँ पर इस बिजनेस पे जो लॉ अप्लाई होगा वो कौन सा लॉ होगा? हिंदू लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस होता है। अब बच्चों यहाँ पे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ देयर आर टू मेन कम्युनिटीज कंट्रोलिंग हिंदू फैमिली। यानी हिंदू फैमिली के बिजनेस को कंट्रोल करने वाली यानी चलाने वाली दो कम्युनिटी है, एक है मिताक्षरा और दूसरा है दया भाग, ठीक है बच्चों, दो है। अब ये दया भाग और मिताक्षरा क्या है, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ मिताक्षरा क्या है, दया भाग क्या है। दया भाग जो है बच्चों ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यानी कि दया भाग जो कम्युनिटी है ये कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और इसके अकॉर्डिंग एक फैमिली में मेल और फीमेल दोनों मेंबर हो सकते हैं, दोनों को पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? को पार्टनर। और दोनों का हिस्सा होगा बराबर का, मेल का भी हिस्सा होगा, फीमेल का भी हिस्सा होगा। जितना हिस्सा मेल का होगा उतना हिस्सा फीमेल का होगा। इतना समझ में आ गया? जितना हिस्सा मेल का होगा उतना हिस्सा फीमेल का होगा। यानी मेल भी डिमांड कर सकता है हिस्से के लिए और फीमेल भी डिमांड कर सकती है। तुमने कई बार सुना होगा कि बेटियों को प्रॉपर्टी पे हक नहीं देते हैं। यानी कि जब जायदाद का बंटवारा होता है तो जायदाद का जब बंटवारा होता है तो क्या होता है कि सिर्फ अगर एक आदमी के 4 बेटे हैं तो सिर्फ बेटे बेटे प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं। बेटियों के हिस्से में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, बेटियों के हिस्से में कोई मतलब हिस्सा नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। दया भाग कहता है कि मेल भी मेंबर है और जितना मेल मेंबर है उतना फीमेल भी मेंबर है। यानी जितना हिस्सा मेल को मिलेगा उतना हिस्सा फीमेल को भी मिलेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों? जितना हिस्सा मेल को मिलेगा उतना हिस्सा फीमेल को मिलेगा। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है बच्चों। एक प्रॉब्लम है कि ये जो है बहुत ही छोटे से भाग में सिर्फ बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन बच्चों मिताक्षरा इसका अपोजिट है, ये पूरी इंडिया में पाया जाता है वेस्ट बंगाल को छोड़ के। यानी वेस्ट बंगाल को छोड़कर ये पूरे इंडिया में मिताक्षरा पाया जाता है। मिताक्षरा जो है ये बोलता है कि सिर्फ मेल मेंबर को ही सदस्यता मिलेगी, सिर्फ मेल रहेंगे और जो फीमेल होगी उसका प्रॉपर्टी पे कोई भी हिस्सा नहीं होगा। बच्चों समझ में आ गया? दया भाग क्या कहता है कि मेल और फीमेल दोनों हिस्सेदार बन सकते हैं, दोनों को पार्टनर बन सकते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी पे हिस्सा होगा। बिजनेस यानी कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस होगा, दोनों का हिस्सा होगा। दया भाग कहता है। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, स्टेट्स हैं, सब में मिताक्षरा पाया जाता है। और वहाँ पर सिर्फ मेल को ही हिस्सा दिया जाता है प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, ठीक है। और जो फीमेल्स होती है उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता, ठीक है बच्चों? इतना समझ में आ गया?
और ये पूरे इंडिया में पाया जाता है, मतलब कि ये बहुत बड़े भाग में पाया जाता है पूरे इंडिया में, बस बंगाल को छोड़कर, वेस्ट बंगाल को छोड़कर। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। विशेषताएँ क्या है बच्चों? पहला है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। मैंने क्या कहा था? हिंदू लॉ, यानी कि ये जो है चलता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है और पर्सनल लॉ के अंदर जो बातें बताई गई है उसी बातों को मानना पड़ता है। इसी पर्सनल लॉ के अंदर सारे मेंबर्स के राइट लिखे होंगे, यानी कि जितने भी को पार्टनर हैं सबके इसका सबके राइट्स लिखे होंगे कि सबके क्या क्या राइट्स हैं, सबकी क्या क्या ड्यूटी है, सब कुछ कहाँ लिखा होगा? हिंदू लॉ के अंदर लिखा होगा। हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ होता है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट बाय कर्ता। तो इसमें होता है क्या बच्चों? जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? परिवार का जो सबसे एल्डेस्ट सदस्य होता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है, जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, वो जैसे दादा इसके, ठीक है। तो दादा जो हैं ये परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो यही कर्ता कहलाएंगे और यही सारे डिसीजंस भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर बाई चांस अगर इनमें से कोई डिसीजन लेता भी है तो कर्ता से पूछ के लेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी को समझने के लिए तुम्हें एक पार्टनरशिप की वीडियो देखनी पड़ेगी और मैंने और भी कई सारी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बताया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना तुम्हारा हिस्सा बनता है, ठीक है, तो तुम्हारी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी, तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टी में तुम्हारा जितना हिस्सा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी छीना जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या होता है? जितने भी को पार्टनर होते हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस बेटे का, इस बेटे का, इसकी बहू का, इन दोनों चुन्नू मुन्नू का, इन सब की और इसकी दादी का, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब इनकी फैमिली में जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में जो भी इनका हिस्सा बनता है तो इनकी लायबिलिटी उसी हिस्से तक ही है। अगर कभी लॉस हुआ तो इनका जो वो हिस्सा है वो हिस्सा ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उस पर्सनल प्रॉपर्टी को इनसे मांग नहीं सकते। जैसे मान लो इस बेटे ने कहीं कोई अपनी कमाई से खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी है, इस बेटे ने भी कहीं अलग पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी है, इसकी बहू ने भी कहीं अलग पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी है। जब बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? उस केस में इनके बिजनेस की जो एसेट्स है, उस एसेट्स में इनका जो हिस्सा बनता है उस लॉस की भरपाई उस हिस्से में से करेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी इनकी छीनी नहीं जा सकती, पर्सनल प्रॉपर्टी इनकी मांगी नहीं जा सकती। तो को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन बच्चों जो कर्ता होता है इसके साथ थोड़ा सा अन्याय होता है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब बिजनेस में इसका जितना हिस्सा है, अगर बहुत बड़ा लॉस हो गया तो वो हिस्सा यानी कि अपने हिस्से में से उस लॉस की भरपाई तो करेगा ये। लेकिन साथ में अगर इसने अपनी कमाई से, अपनी खुद की कमाई से कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसकी छीनी जा सकती है। इसलिए इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन सब की लायबिलिटी लिमिटेड है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन अनलिमिटेड होने का एक फ़ायदा भी बच्चों, फ़ायदा क्या है? ये जो कर्ता कोई भी डिसीजन लेगा तो सोच समझ के लेगा, क्योंकि अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो नुकसान इसी को सहना पड़ेगा, इनको नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए ये क्या करेगा? कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लेगा। आगे पढ़ते हैं परमानेंट एग्जिस्टेंस। बच्चों ये बिज़नेस जो है लंबा चलता है। बाकी बिज़नेस में क्या होता है? मर जाने पे बिज़नेस बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बिज़नेस चलता रहता है। ये बिज़नेस का एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक ये बिज़नेस चल सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो इस बिज़नेस में इस दादा की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वैसे तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा, अब कहाँ पे हम बंगाल के अंदर हैं। बंगाल में है तो दयाभाग लगेगा, और अगर हम बाकी इंडिया में कहीं हैं तो मिताक्षरा लगेगा, ठीक है। मान लो कि हम बंगाल में हैं तो बंगाल में तो मेल और फीमेल दोनों मेंबर हो सकते हैं। बंगाल में है तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। मान लो कि हम बंगाल में हैं, अगर दादा की डेथ हो गई तो दादा की डेथ होने के बाद सबसे एल्डेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन है? तो सबसे ज़्यादा उम्र दादी की है। तो इस केस में दादी क्या बन जाएगी? कर्ता बन जाएगी, और दादी जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ता कहलाता है और दादी सबसे बड़ी है तो दादी कर्ता कहलाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में फ़ीमेल को भी मौका मिलता है। लेकिन मान लो कि हम वेस्ट बंगाल को छोड़ के हम कहीं दूसरी जगह हैं, हम बंगाल में नहीं, हम कहीं दूसरी जगह हैं। इंडिया में मान लो कि हम बिहार में हैं
या हम उत्तर प्रदेश में हैं तो वहाँ पे बच्चों क्या होता है, वहाँ पे मिताक्षरा लगता है, मिताक्षरा में सिर्फ मेल ही मेंबर होते हैं। तो इस केस में अब दादा की डेथ के बाद कोई फीमेल मेंबर नहीं बन सकती। मेल को ढूंढो, कौन सा मेल है। यहाँ पे 2 मेल हैं बड़े, लेकिन इन दोनों में से बड़ा बेटा कौन है। मान लो ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, ठीक है। ये वाला है, ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है। तो बच्चों इस केस में जैसे ही दादा की डेथ होती है तो इसके क्या है, एक जो बड़ा बेटा है इसका ये बड़ा बेटा ये बन जाएगा घर का कर्ता, ठीक है। क्योंकि दादा का डेथ होने के बाद किसी भी लेडी को नहीं मिलेगा जगह। तो ठीक है बच्चों, फिर आगे और समझते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में हैं तो वहाँ पे मिताक्षरा लगता है, मिताक्षरा में सिर्फ मेल ही बन सकते हैं मेंबर, तो यहाँ पे फीमेल्स को जगह नहीं मिलती। तो इस केस में अगर दादा की डेथ हो जाती है तो फीमेल को हटा दो, बचे 1 2 3 मेल हैं, बाकी दोनों तो बच्चे हैं। तो इन 3 मेल में से दादा की डेथ हो जाती है और दादा ख़त्म हो जाते हैं, तो उस केस में दादा तो रहे नहीं, अभी 2 मेल बचे हैं। दोनों मेल में से सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये कर्ता बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बिज़नेस चलता रहेगा। मान लो इसकी भी डेथ हो जाती है कल को, तो फिर सबसे बड़ा कौन है, ये है, ये बन जाएगा, ठीक है। मान लो इसकी भी कल को डेथ हो जाती है तो चुन्नू मुन्नू मान लो ये सबसे बड़ा है, तो ये मेल जो है ये कर्ता बन जाएगा। तो बच्चों बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप बाय बर्थ। होता है क्या बच्चों, इस केस में जो बर्थ लेने पर, जन्म लेने पर ही मेंबरशिप बना जा सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी बाहर का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन अगर ये इस फैमिली ने किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया तो वो भी मेंबर बन सकता है। अब बात करते हैं ओनली मेल मेंबर। बच्चों ये पॉइंट ना तुम हटा भी सकते हो, क्योंकि आज वैसे चलो पहले इस पॉइंट का मतलब समझाता हूँ। ओनली मेल मेंबर का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ मेल ही मेंबर बन सकते हैं। हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ मेल ही बिजनेस मेंबर क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। बताता हूँ क्यों। क्योंकि 2 था, दया भाग और दूसरा मिताक्षरा। जो दया भाग है वो वेस्ट बंगाल में ही होता है, यानी कि बहुत ही छोटे से हिस्से में ही अप्लाई होता है ये, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को हिस्सा मिलता है। बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा है, मिताक्षरा में सिर्फ मेल को ही मेंबर माना जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ मेल ही मेंबर हो सकते हैं। लेकिन बच्चों हुआ क्या, कुछ चेंजेस आए हैं। एक हमारी कंट्री में एक एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो ये हिंदू सक्सेशन, मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बच्चों ये एक्ट था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ मेल ही मेंबर बन सकते थे। लेकिन बाद में सन 2004 में महिला आयोग और कुछ और लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि ये गलत है, महिलाओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया, इस एक्ट में बच्चों चेंज कर दिया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंज कर दिया गया और अब फीमेल भी मेंबर बन सकती है। तो अब फीमेल भी मेंबर बन सकती है। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिखा तो है, लेकिन ये पॉइंट एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि ओनली मेल मेंबर ख़त्म हो चुके हैं, अब मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कि बच्चों इस बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों इस तरह के बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और चाहो तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।